चलो कुछ पूछना है पेपर में, बताओ। कौन सा? ये पीछे फैन बंद कर दो। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 46 ये देख लेते हैं। A 7 molar solution of KOH in water contains 28% by mass of KOH। ये तो आसान है। What is the density of solution in gram per ml? तो यहां पर 7 मोलर KOH सॉल्यूशन है, 7 मोलर KOH सॉल्यूशन। तो 7 मोलर KOH सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं? 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में 7 मोल्स KOH, ठीक है, ये प्रेजेंट है ना। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं 1000 ml सॉल्यूशन में 7 मोल्स किसके प्रेजेंट है? KOH। अब इसके अंदर देखो, इधर मास पूछ कर रहे हैं, कंटेन्स 28% बाय मास। तो यहां पर डेंसिटी को लेट डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू डी होगा, तो डी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये 1000, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमारे पास कितना आएगा? 1000 डी आ जाएगा। क्लियर है? अब इसके अंदर 1000 डी ग्राम सॉल्यूशन में कितना बच्चों? 7 मोल्स KOH ये आएगा। क्लियर है? अब यहां पर परसेंटेज वेट बाय वेट बराबर ऊपर क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ये आएगा। परसेंटेज वेट बाय वेट दिया कितना है? 28% वेट बाय वेट बराबर मास ऑफ सॉल्यूट ये कितना हो जाएगा? 7 इंटू 56। क्लियर है? 7 इंटू 56 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 डी इंटू 100 ये आएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना? 2 टाइम्स। तो 1.4 आंसर आना चाहिए। वन 1.4 आएगा ग्राम पर ml। यही पूछ रहा है ना ये। 7 मोलर इन कंटेन्स 28% बाय मास ऑफ KOH। 1.4 ही आएगा, 1.4 आना चाहिए। डेंसिटी डी मान लिया और परसेंटेज वेट बाय वेट यही होता है ना, मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ यही होगा, 1.4 आएगा। और 50 क्या कह रहा है देख लो जरा। 6.022 into 10 to the power 22 molecules are present in 10 gram of substance X. The molarity, ये तो आसान है। आंसर की में गलत है, अभी सही हो जाएगा। देखो इधर नंबर ऑफ मोल्स बराबर 6.023 इंटू 10 की पावर
22 में 6.023 इंटू 10⁻23 बराबर क्या आएगा, गिवन मास 10, मोलर मास m। क्लियर है ये बात? अब यहां पर ये इतना हो जाएगा, ठीक है, ये 10 बचेगा तो मोलर मास 100 आ गया। क्लियर है ये बात? 100 ग्राम ये आ गया। अब इसके अंदर 100 ग्राम आने के बाद में मोलैरिटी, तो मोलैरिटी निकाल लो, कैपिटल M है ना, इसको पूरा लिख लो, ये मोलर मास, ठीक है, और यहां पर मोलर मास इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 100। तो यहां पर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम है 2 है ना, ये 2 लीटर ही है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अरे समझ आ रहा है? ये कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁻2। लेकिन क्योंकि वो 10⁻³ में चाहता है तो 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड कर लो, तो 25 इंटू 10⁻³ 25 आना चाहिए। क्या दिया है? क्या यही होगा, है ना? हो गया? और कोई डाउट, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो, तो पूरे आ रहे हैं फिर केमिस्ट्री में, तो 90 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं। हाँ, सरल पेपर है ये तो, इससे तो बहुत टफ हमने पढ़ा है। क्यों सरल नहीं है? हाँ सही है, मतलब क्यों? कौन सा है पहला? तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया? अभी भरवा दें? हाँ बताओ, बोलो, मैं बोल दूंगा तो भर जाएगा अभी। वो तो कोई बुराई नहीं है, OMR भरने का तो सबका अपना अपना होता है, कोई सबसे लास्ट में भी भर देता है, कोई साथ में चलता है भरते भरते, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये रिंगटोन इतने खतरनाक मत रखो हाँ, कि मतलब तुमको पता है कि ना, फोन मेरे अकॉर्डिंग तो साइलेंट पर रहना चाहिए, हेडेक ही नहीं, हमेशा परमानेंट। मेरा तो परमानेंट साइलेंट पर रहता है, कभी फोन का रिंगटोन मुझे भी नहीं पता क्या है, जैसे कोई पूछ ले क्या है तो मुझे पता ही नहीं है, हमेशा साइलेंट पर रखो। वैसे भी तुम लोगों पे क्या, ज्यादातर कॉल तो फालतू आते होंगे काम क्या है तुम लोगों पे? स्टूडेंट का तो कोई इज्जत कुछ होता नहीं, तो वो तो ज्यादातर कॉल तो ऐसे ही आते होंगे, है ना, बिल्कुल ही फालतू। तो इससे अच्छा तो बेस्ट क्या है, फोन ही नहीं, फोन तो रख लो, ऐसा नहीं है कि फोन रखो नहीं, कीपैड रख लो, एक बार चार्ज कर लिया, कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। चलो और बताओ, कोई डाउट है? यार ये बहुत आसान पेपर है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 45 किसका सही है? 45 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अच्छा, मतलब ठीक है। हाँ बोलो, चले चलो पढ़ाई करो। ये किसका पेपर है? तुमने तो क्रॉस 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 लगे हैं बहुत सारे। हाँ चेक कर दिया उसने तुम्हारा? चलो ये लो, वापस आते हैं। कहां तक पढ़ाया था मैंने? स्पेसिफिक चार्ज का बात किया था, और मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल कुछ भी नहीं होता, मैंने आपको क्या बोला था? हीलियम न्यूक्लियस। मैंने ये भी बताया था आपको कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है?
एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ जाना, और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाना। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उसका तो कोई लेना देना होता नहीं, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। लिख लो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, लिखो एक लाइन। अकॉर्डिंग टू this experiment, according to this experiment by R.A. Mulliken, M-U-L-L-I-K-E-N, according to this experiment by Mulliken, charge is a quantized quantity, charge is a quantized quantity and smallest value of charge is 1 unit. Smallest value of charge is 1 unit. 1 unit equal to E. Smallest value of charge is 1 unit equal to E. Smallest value of charge is 1 unit equal to E. देखो क्या कहा गया, ये इस चैप्टर में ना क्वांटाइज्ड वर्ड बहुत आएगा। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल होना। अगर मैं कह रहा हूं कि क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड मतलब इसकी हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, कुछ सिलेक्टेड वैल्यूज ही पॉसिबल होंगी। तो मुलेकन ने क्या कहा कि भैया ये जो चार्ज की वैल्यू है ना, इसकी हर वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल हो सकते हैं। जिसकी भी कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल होंगी उसको क्या नाम दे दिया जाएगा कि वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल होना। बात समझ में आ रहा है। फिर उसने ये भी बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ई। और उसने कहा टोटल चार्ज जो होगा वो हमारा एन ई ऐसा होगा। टोटल चार्ज क्या होगा, एन ई। इसमें जो n का वैल्यू है वो 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। क्लियर है ना। मतलब 0.5 e ये पॉसिबल नहीं है, 0.9 e ये पॉसिबल नहीं है। तो हर वैल्यू पॉसिबल ना होना, डेट इज क्वांटाइज्ड। समझ में आया, लिख लें। नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, है ना। अगर हम इनके डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, किस किसने डिस्कवर किया है, तो यहां पर जे थॉमसन। वैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी स्टार्टिंग किया था गोल्डस्टीन ने,
लेकिन एंड में जो एग्जैक्ट प्रोटॉन की डिस्कवरी है वो किसने दिया, रदरफोर्ड ने, है ना। लेकिन ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, गोल्डस्टीन, ये सब पूछा भी नहीं जाएगा। और तीसरा जेम्स कैडविक, ये तो हम जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्ज, चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दैट इज माइनस ई। बात समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को माइनस में लिख देंगे तो माइनस ही लिख देंगे, है ना। इस वैल्यू को ई कहा जाता है। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बच्चों इस पर चार्ज 0 होता है, ये भी हम जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास का कैसे क्या होता है, मास अगर हम बात करते हैं तो अब तो इलेक्ट्रॉन का मास बता दो, 9.1 इंटू 10 टू द पावर, अभी भी कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ठीक है, अब मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। अगर मैं फिर से पूछूंगा तो इसमें से आधे लोगों को अभी भी नहीं पता होगा। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। चलो इसका बता दो, प्रोटॉन का। सर क्यों उम्मीद रखते हो, हाँ देखो इधर 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, क्लियर है। उसके बाद 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। अब यहां पर Q अपॉन M, Q अपॉन M, अगर अपन Q अपॉन M की बात करते हैं तो Q अपॉन M इसका कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन में 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, ये वैल्यू कितनी आती है, इंटू 10 टू द पावर 11 कूलाम पर केजी। यहां पर Q अपॉन M निकाल लो, यहां पर Q 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, बात समझ में आ रही है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग कैसा है, सेम। बात समझ में आ रहा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग कैसा है, सेम है, समझ में आया ना। तो ये कहानी बनती है। Q अपॉन M इसका कितना आएगा, 0, इसका Q अपॉन M कितना आएगा, 0, लिखें ये।
यहाँ पर सीखने वाली बातें दो ही हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना है, ई है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। बात समझ में आया ना? और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। बात समझ में आया? चले आगे, हटा दूं? चलो नेक्स्ट। अब यहां पर अब हम कुछ एटम के मॉडल्स की बात कर लेते हैं। देखो थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम। थॉमसन ने एटम का एक मॉडल दिया, तब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो चुका था। अब जो पहला मॉडल आया वो थॉमसन मॉडल आया। तो थॉमसन ने क्या कहा कि एटम का शेप तो स्फेरिकल होता है और उसमें मास और पॉजिटिव चार्ज कैसा होता है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट। बात समझ में आया? तो उसने ना इस मॉडल का नाम, दूसरा नाम क्या आया, प्लम पुडिंग मॉडल, है ना? तो यहां पर हुआ क्या, जैसे जैसे तरबूज होता है ना, उसके जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ में आया? जो रेड रेड पार्ट होता है वो पूरा क्या हो गया, मास और पॉजिटिव चार्ज। लिखो एक लाइन, shape of atom is spherical, 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 spherical, mass and positive charge, mass and positive charge, mass and positive charge uniformly distributed, mass and positive charge uniformly distributed over the sphere, over the sphere, sphere, and electrons are embedded into it, and electrons are embedded into it, embedded मतलब बीच बीच में, and electrons are embedded into it. Overall atom is electrically neutral, overall atom is electrically neutral, electrically neutral, also known as watermelon, also known as watermelon or plum pudding model, also known as watermelon or plum pudding model, plum pudding model। उसने कहा एटम स्फेरिकल, एटम ऐसा कुछ होता है स्फेरिकल, तो ये हमारा एटम स्फेरिकल हो गया, ठीक है। और मास और पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर, हर जगह पे एक जैसा मास और पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे हुए, एम्बेडेड। ये कहानी बनेगी, ऐसा कुछ बना लेंगे। ओवरऑल जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ये तो आज तक भी है कि एटम कैसा होता है, न्यूट्रल ही होता है। लिख लें, बना लो। अब नेक्स्ट मॉडल की बात करते हैं, है ना। उससे पहले हम बात करते हैं, हटा दूं ना ये तो। अब उससे पहले हम बात करते हैं बच्चों रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल
scattering experiment, Rutherford alpha particle scattering experiment, Rutherford alpha particle scattering experiment। इसकी बात करनी है हमको, अब ये समझना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखना बच्चों, जैसे अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल तो हम जानते हैं क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस। और मैंने आपको बताया था हीलियम न्यूक्लियस मतलब उसे हम रिप्रेजेंट तो ऐसे ही करते हैं 2He4। अगर मैं और अच्छे से लिख दूं तो यहाँ पे चार्ज कितना होता है, +2। समझ में आया, डेट इज अल्फा पार्टिकल। ये होता है अल्फा पार्टिकल, याद रख लो, +2 चार्ज है उस पर, है ना। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसे पता लगाना था एटम कैसा क्या होता है, तो उसे एटॉमिक मॉडल देना था एक। उसके लिए उसने स्टार्टिंग कहां से किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। तो यहां पर हुआ क्या, एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसने सेटअप बनाया, ये और ये, ठीक है। यहां पर आपने बच्चों 10th में पढ़े होंगे, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, पढ़ा है, पोलोनियम, रेडियम, रेडियम तो पढ़ा होगा, है ना। नहीं भी पढ़ा तो ये ऐसे कुछ मैंने एलिमेंट्स रख दिए जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करें, जो कि क्या करें, अल्फा पार्टिकल एमिट करें। तो यहां पर फिर ऐसा कुछ स्लिट लगा दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, है ना, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यहां पर एक हमारा ऐसा गोल्ड की प्लेट लगा दी, गोल्ड फॉइल, ठीक है। और ये हमारा ऐसा कुछ ले लिया, और ये है सर्कुलर स्क्रीन ऑफ ZNS, वही चमकने वाली स्क्रीन, ठीक है। अब यहां पर से अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, क्या हो रहा था, अल्फा पार्टिकल, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया हमने कोई भी, जो कि क्या कर रहा होगा, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा होगा। तो ये अल्फा पार्टिकल जा रहे थे। अब अल्फा पार्टिकल जैसे ही जा रहे थे तो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल ऐसे चले गए, कुछ पार्टिकल गए और वापस आ गए, कुछ पार्टिकल गए और वापस आ गए, है ना। तो ऐसा कुछ इसने ऑब्जर्व किया, बात समझ में आ रही है। तो यहां से अगर 20,000 25,000 पार्टिकल जा रहे हैं, उसमें सिर्फ 1 या 2 पार्टिकल हैं जो वापस आ रहे हैं। 18,000 19,000 पार्टिकल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे जा रहे हैं वैसे निकल गए, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से ऑब्जर्वेशंस क्या क्या किया उसने, कि 20,000 में से 18,000 19,000 पार्टिकल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ पार्टिकल 45 डिग्री 80 डिग्री 90 डिग्री ऐसे डिफ्लेक्ट हुए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ ऐसे चले गए। 20,000 में से एक पार्टिकल ऐसा है जो जा रहा था और वापस आ गया, दैट इज 180 डिग्री वापस आ गया। तो फिर उसने कहा कि इस गोल्ड में कुछ ना कुछ, ये पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल, इस गोल्ड फॉइल में कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। रिपेल करने का मतलब है अपने से दूर फेंक रहा है। तो पॉजिटिव डेफिनेटली, वो जो गोल्ड फॉइल है उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, समझ में आ रहा है। तो अब यहां पर उसने कहा कि भैया इस गोल्ड फॉइल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा है जो कि इसे क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल को रिपेल, लेकिन हर अल्फा पार्टिकल को नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि वो गोल्ड फॉइल में जो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है ना, वो कुछ बहुत
नेग्लिजिबल वॉल्यूम में पड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े वॉल्यूम में पड़ा होता तो हर पार्टिकल हमारा रिपेल होना चाहिए था, लेकिन 18,000 पार्टिकल पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब एटम का मैक्सिमम स्पेस खाली है। जिस स्पेस में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है वो स्पेस बहुत छोटा है या फिर नेग्लिजिबल है। ये बात समझ में आया? तो यहां से ऑब्जर्व करते करते उसने एक लाइन बोला कि इसके अंदर, एटम के अंदर जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस होता है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है विद रिस्पेक्ट टू एटम। स्पेरिकल तो थॉमसन ने भी कह दिया था, स्पेरिकल इसने भी कहा एटम को, लेकिन इसने कहा जिसमें वॉल्यूम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बहुत छोटा होता है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां से ये पता चला कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तभी हर किसी को नहीं कर पा रहा, कुछ को ही कर पा रहा है। एक्चुअल में आप सोचो, यहां पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, ठीक है, और यहां से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, जाएगा 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 और वापस आ जाएगा, लेकिन जो इसके एग्जैक्ट सामने पड़ गया उसके साथ ही ऐसा हुआ ना। मान लो पॉजिटिव चार्ज यहां से जा रहा है, सीधे चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा पास से जा रहा है, गया गया गया, अब इसके जैसे ये अपने से दूर फेंकेगा इसको, ये आगे जाना चाहता है ना, ये धक्का ऐसे दे देगा तो ऐसे 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 करके चला जाएगा, है ना। कोई भी इसकी रेंज में आएगा तो वो हमारा डिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ में आया? लेकिन हाँ, कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे मतलब अपनी साइड अट्रैक्ट नहीं करेगा ना उसे। तो एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे वॉल्यूम में पड़ा हुआ है, और उस वॉल्यूम को क्या कहा इसने? न्यूक्लियस। बात समझ में आया? उस वॉल्यूम को क्या कहा? न्यूक्लियस। तो यहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड ने सबसे अच्छी डिस्कवरी न्यूक्लियस की ही की थी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ना सर, इलेक्ट्रॉन भी तो घूम रहा है एटम के बाहर, तो आपने एटम लिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो हम उसका नेट इफेक्ट कितना मानते हैं? 0। न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स्ड है, न्यूक्लियस एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, एक ही जगह पे पड़ा है, तो वो अपना जो भी फोर्स लगा रहा होगा वो कांस्टेंटली लगा रहा होगा। तो जो भी न्यूक्लियस के आसपास आएगा उसे धक्का देके वो अपने से दूर फेंकेगा, जो उसके आसपास आया ही नहीं उसे धक्का दे ही नहीं पाएगा, तो वो एज इट इज निकल गया अनडिफ्लेक्टेड। हाँ, जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के एग्जैक्ट सामने पड़ गया, आ रहा था आ रहा था आ रहा था, वेलोसिटी 0 हो गई, अब अभी भी धक्का तो देगा, रिपेल तो करेगा, वापस भेज देगा। तो 20,000 में से एक ही पार्टिकल ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? समझ गए इस बात को? लिखेंगे।
ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन लिखो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स ब्रैकेट में लिख लेना 90%, ब्रैकेट में लिख लेना 90%, passes through gold foil, passes through gold foil, passes through gold foil without any deflection, without any deflection, without any deflection or very minor deflection, or very minor deflection, or very minor deflection. Next point लिखो, few particles, next point, few particles, few particles deflected, few particles deflected with appreciable angle, with appreciable angle, with appreciable angle, ब्रैकेट में लिख लेना अप्रॉक्स 90 डिग्री, अप्रॉक्स 90 डिग्री, अप्रॉक्स 90 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, very few particles, very few particles deflected with very large angle, with very large angle, approx 180 degree, approx 180 degree, 180 डिग्री। आगे लिखो इसी में, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट वन, ऑलमोस्ट वन इन 20,000 पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट वन इन 20,000 पार्टिकल्स, वन इन 20,000 पार्टिकल्स बाउंस बैक, ऑलमोस्ट वन इन 20,000 पार्टिकल्स बाउंस बैक। समझ पा रहे हो? सिर्फ बाउंस बैक मतलब वापस आ जाना, है ना, ये ऑब्जर्वेशन हुआ। फिर रदरफोर्ड ने इस पर कंक्लूजन क्या दिया वो लिखो, कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस, मोस्ट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिखना है, most of the space of an atom, most of the space of an atom is empty, most of the space of an atom is empty, space of an atom is empty। next point लिखो, positive charge, positive charged particle, positive charged particle, charged particle present at the center of an atom, present at the center of an atom, atom। next point लिखो, volume in which, volume in which, volume in which positive charge is present, volume in which positive charge is present is negligible, is negligible, negligible with respect to, with respect to volume of atom, with respect to volume of atom,
वॉल्यूम ऑफ एटम। देखो इधर उसने क्या कहा, जिस वॉल्यूम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बहुत छोटा है, रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर ये होता है, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ये हमारा 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यहां पर बाद में लिखना, पहले समझो, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर 4/3 पाई टेन टू द पावर -8 का, अरे स्पेरिकल माना है ना, स्पेरिकल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, अपॉन में 4/3 पाई 10 टू द पावर -13, इसका क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10 टू द पावर -24 अपॉन में 10 टू द पावर -39, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 15। तो समझ पा रहे हो, एटम का जो वॉल्यूम है वो 10 टू द पावर 15 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। बात समझ में आया। फिर न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एक फॉर्मूला और दिया गया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर R0 a की पावर 1/3। ए क्या है, मास नंबर, ए क्या है, मास नंबर, R0 क्या है, 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या कहा मैंने, 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। तो कभी भी मास नंबर तो समझते हैं, मास नंबर क्या था, XZA, ये ए क्या है, मास नंबर, वही लिखा हुआ है यहाँ। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियस निकाला जा सकता है, एक जनरल रेंज था, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा। क्लियर है ना, बना ले। चलेंगे,
लिया, ये एक्चुअल में रेंज है, ये हर किसी के लिए एक जैसा तो नहीं होगा ना, तो एग्जैक्ट हर किसी के लिए ये वैल्यू आएगी। है तो वो 10⁻⁻13 में ही, लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा तो रेडियस भी अलग अलग हो जाएगी। इस वीक से आपका सिर्फ वेडनेसडे ऑफ होगा, फ्राइडे ऑफ नहीं होगा, टाइम टेबल अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे नेक्स्ट। अब जैसे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, वैसे ही रदरफोर्ड ने भी अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मॉडल लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली, ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली, ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एटम इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल, एटम इज स्फेरिकल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हैवी डेंस, हैवी, हैवी डेंस कोर, हैवी डेंस कोर, हैवी डेंस कोर present at the center of atom, heavy dense core present at the center of atom, present at the center of atom, center of atom, which is called nucleus, which is called nucleus, present at the center of an atom which is called nucleus। क्लियर चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये तो हम जानते ही हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, यही तो बोला गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो उसकी रेंज में आ पाएगा सिर्फ उसी को वो रिपेल कर पाएगा। जो न्यूक्लियस की रेंज में, रेंज मतलब ऐसा नहीं है ना कि हर जगह रिपल्शन कर पाएगा, जो जहां तक वो रिपेल कर पाएगा वो उसकी रेंज में आ गया तो रिपल्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू एटम, volume of nucleus is negligible with respect to atom, with respect to atom, respect to atom। next point लिखो, mass of an atom, mass of an atom mass of an atom approx equal to mass of nucleus, mass of nucleus। एटम देखो, सोचो एटम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है, तो एटम का जो पूरा मास है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। एटम का जो पूरा मास है वो कहां पे प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। बात समझ में आया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, electrons revolve outside the nucleus, outside the nucleus
इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्बिट, ब्रैकेट में लिख लेना ऑर्बिट with high velocities, with high velocities, with high velocities at different locations, with high velocities at different locations, at different locations, at different locations. तो इसने रदरफोर्ड ने ये बोला कि भैया एटम के अंदर न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा होता है, लेकिन एटम का पूरा मास किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। बात समझ में आया? और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे होते हैं? चक्कर लगा रहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट। लेकिन रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके अंदर दो तीन दिक्कतें थी। दो तीन दिक्कत ये था, इसने कहा इलेक्ट्रॉन घूमेगा, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे घूमेगा, ये सब कुछ बात नहीं किया। बात समझ में आया? आगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल आया, उसमें आगे स्पेक्ट्रम आया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया इसने। अभी हम सीखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है। तीसरी बात, मैक्सवेल ने ये कहा था कि कोई भी अगर चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो वो रेडिएशंस एमिट करता है। रेडिएशंस का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेटेड का मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तभी तो वो चक्कर लगा रहा होगा। चक्कर लगा रहा होगा तो उस पर एक फोर्स लगता है, वो फोर्स लग रहा होगा। तो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा होगा और वो क्या करेगा? इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस एनर्जी एमिट करेगा। रेडिएशंस एनर्जी एमिट करेगा तो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन घूम रहा था सर्कल, जैसे जिस सर्कल में घूम रहा था वो हमारा सर्कल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, स्पाइरल पाथ फॉलो करते करते किसके पास चला जाएगा? न्यूक्लियस के पास। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि अगर कोई, आप कह रहे हो कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, रदरफोर्ड ने ये बोला, तो मैक्सवेल के थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये चक्कर लगा रहा है तो इस पर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा मतलब कोई ना कोई फोर्स होगा। फोर्स होगा तो कोई भी चार्ज पार्टिकल पर अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वो रेडिएशंस एमिट करता है। रेडिएशंस का मतलब एनर्जी, एनर्जी एमिट करेगा। तो पहले बड़ा सर्कल में चक्कर लगा रहा था, फिर छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा, और वो किससे करा जाएगा? न्यूक्लियस से। तो एटम ही खत्म हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया रदरफोर्ड कि भैया ऐसा होगा या तो क्यों होगा। वो तो मैक्सवेल ने बताया कि क्यों हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ऐसा कुछ रदरफोर्ड नहीं बता पाया। तो रदरफोर्ड की डिस्कवरी में मेन डिस्कवरी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? न्यूक्लियस की। बात समझ में आया? देखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। फर्स्ट पॉइंट लिखें, he could not explain, he could not explain stability of an atom, he could not explain stability of an atom, of an atom, of an atom। आगे लिखो इसी में, according to electromagnetic theory of Maxwell, according to electromagnetic theory of Maxwell, theory of Maxwell, when charged particle ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन revolve outside the nucleus, revolve outside the nucleus, outside the nucleus, it must emit energy, it must emit energy, it must emit energy in terms of electromagnetic radiation, emit energy in terms of electromagnetic radiation। समझ पा रहे हैं?
so it should follow spiral path, so it should follow spiral path, so it should follow spiral path and ultimately it should follow spiral path and ultimately collide with nucleus, and ultimately collide with nucleus, and ultimately collide with nucleus, ultimately collide with nucleus. समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, he could not explain हाँ, he could not explain hydrogen spectrum, he could not explain hydrogen spectrum, discontinuous spectrum, लास्ट पॉइंट लिखो, रदरफोर्ड मॉडल could not explain electronic structure of an atom, could not explain electronic structure of an atom, could not explain electronic structure of an atom. देखो इधर, अब समझते हैं आगे। ये समझ गए रदरफोर्ड मॉडल ने कैसे क्या कहा। ड्रॉबैक्स तो अभी धीरे धीरे समझ में आएंगे, ड्रॉबैक्स समझ में नहीं भी, मतलब अभी समझने की जरूरत नहीं है। आपको समझने की जरूरत है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, बात समझ में आ रहा है ना। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लो, ऐसे करके लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग representation is not correct, which of the following representation is not correct according to alpha particle scattering experiment, according to alpha particle scattering experiment। बताएं कौन सा वाला, सी वाला पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन गलत है, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड, अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। एक न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल को हमेशा क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, तो ये गलत हो गया। ये सारे रिप्रेजेंटेशंस सही है, बना लेंगे। समझ गए। एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी नहीं समझा पाया कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होता है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बता पाए। हाँ, एक जो परफेक्ट चीज बताया वो क्या बताया इसने, न्यूक्लियस का, और एटम का सारा मास न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। चले, लिख लिया बच्चों। आपने ये तो सुना होगा एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये बात समझ में आ रहा है ना।
उसी की थोड़ी सी बात करते हैं हम। लिखो एक लाइन, एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन, एनर्जी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन takes place, energy transmission takes place in two mode, in two mode, two mode। पहला हीट के फॉर्म में कर सकते हैं, पहला किसके फॉर्म में कर सकते हैं, हीट, हीट के फॉर्म में कर सकते हैं, बेस्ड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, based on temperature difference। second, work, वर्क तो जानते ही हैं, W बराबर F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझो, अब बाद में लिखना, समझो सभी लोग। कूलाम्स लॉ of electrostatic force of attraction or repulsion, attraction और रिपल्शन। समझना, ये तो आपने पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन two charged particle, अट्रैक्टिव फोर्सेस किस किस के बीच में लगेगा, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है, प्लस एंड माइनस इन्हीं के बीच में लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव को फिक्स कर दो, पॉजिटिव मूव कर सकता होगा तो किसके पास चला जाएगा, ये नेगेटिव के पास। दूसरा, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू सेम चार्ज्ड पार्टिकल, सेम चार्ज्ड पार्टिकल। प्लस एंड प्लस और माइनस एंड माइनस। क्लियर है, प्लस एंड प्लस, माइनस एंड माइनस। बच्चों अब ये फोर्स होता कितना है देखना जरा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R स्क्वायर, Q1 Q2 R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों चाहे रिपल्सिव फोर्स हो चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो, यही फोर्स लगता है, दोनों के लिए सेम होता है। अट्रैक्टिव होगा तो अट्रैक्टिव नेचर हो जाएगा इसी का, रिपल्सिव होगा तो रिपल्सिव हो जाएगा। जो आप पढ़ते थे अट्रैक्शन रिपल्शन, एग्जैक्ट वो वैल्यू आ गई अब आपके सामने कि इतना फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Q1, Q1 क्या है, चार्ज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, चार्ज ऑफ जितना भी चार्ज होगा उस पर, +1 +2 +3 -1 -2 +-3। Q2 क्या है, चार्ज ऑफ सेकेंड पार्टिकल, और R क्या है, डिस्टेंस, R क्या है,
डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी सीखना चाहें, ये Q1 है, ये Q2 है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन R है, तो F बराबर क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है ना। अब यहां पर Q1 तो पता चल गया, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल का चार्ज, Q2 पता चल गया, सेकेंड चार्ज पार्टिकल का चार्ज। अरे समझ गया ये बात। R क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस। 12th में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सीखेंगे, उसमें ये सबसे पहले दिन आएगा, है ना। अब यहां पर K की वैल्यू होती है बच्चों 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कोई तकलीफ? क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये K की वैल्यू होती है। बात समझ में आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अभी इसको मैं कम यूज करूंगा, जरूरत नहीं है, तो इसलिए अभी इसकी यही यूनिट सीखते हैं। यूनिट तो और भी होती हैं, हमारा काम इतने से चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। K बराबर 9 इंटू, मतलब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स ही रहनी है। ये बात समझ में आया। अभी और भी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी इतने से काम हमारा हो जाएगा। लिखें ये जल्दी से, क्योंकि अभी मैं आगे बोहर्स मॉडल सिखाऊंगा, उसमें भी ये सब यूज होगा।